का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो 20 नंबर है ना, 20 में 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 हिंदी है उनके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, आपके बुक में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और 22 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और 22 फरवरी में आप लोगों का जो पेपर में ये क्वेश्चंस 100% आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप देख लेना, कोई भी गाइड हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी आपका पेपर जो हो चुका है उसमें भी देख लेना, ये सारे ऑब्जेक्टिव रिपीटेड हैं, बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। तो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न, देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि शुक्ल युग की कालावधि है, जो हमारी शुक्ल युग है। देखो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, हो सकता है आपने ये पहले भी पढ़ रखा हो और मैंने पढ़ा रखा हो। ठीक है, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है, मैं आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं, हर एक क्वेश्चंस का, हर एक ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को कराऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग की कालावधि। शुक्ल युग की कालावधि का मतलब है समय सीमा। ठीक है, शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है, तो 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है यह क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक है, तो 1919 से 1938 तक है हमारी शुक्ल युग की कालावधि। ठीक है, मतलब अगर आप 19 और 19 का 2 से मल्टीप्लाई, 19 दूना 38। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, शुक्ल युग के इतिहासकार हैं, शुक्ल युग के जो हमारे इतिहासकार हैं वो कौन है? शुक्ल युग के इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के जो हमारे इतिहासकार हैं वो कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो शुक्ल युग के इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय जी। कौन है? बाबू गुलाब राय जी हमारे शुक्ल युग के इतिहासकार हैं। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, कृति कंकाल के लेखक हैं, जो हमारी कृति कंकाल है, कंकाल के लेखक कौन है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, या मैथिली शरण गुप्त। तो कंकाल सभी को पता होगा कंकाल किसकी रचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आसान भी है, क्योंकि आप लोगों के चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपके क्लास 10 हिंदी में चैप्टर है सेकंड नंबर, उसी से रिलेटेड है। कंकाल किसकी रचना है? कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, सभी को पता होगा क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा, मैंने आपको जीवन परिचय पढ़ा रहा था तो उनकी रचनाओं में रस मीमांसा बताया था, वो किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, गुलाब राय की, भगवत सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। तो देखो हमने आपको पढ़ाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, उसमें मैंने आपको रचनाएं बताई थी कि रस मीमांसा, चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, ये सब रचनाएं जो है वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो आपके हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पांचवा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, गुलाब राय जो हमारे हैं द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सी है? मेरा जीवन परिवार, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। तो बाबू गुलाब राय जी की इसमें आत्मकथा कौन सी है? बाबू गुलाब राय जी की, तो बाबू गुलाब राय जी की जो आत्मकथा है वो मेरी असफलताएं है। कौन सी है? मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है, याद रखना। ठीक है, बाबू गुलाब राय जी की रचना है या आत्मकथा है, वो हमारी मेरी असफलताएं हैं। ठीक है, समझ में आ गए ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, या निराला, या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका, कितने बच्चों को पता है हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है,
हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? वो हमारे किए थे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था हंस पत्रिका का संपादन। ओके, अभी फिर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना आ गई आपकी बुक से जो सिलेबस में है, चिंतामणि। चिंतामणि जो है वो किसकी रचना है? चिंतामणि की रचनाकार है। चिंतामणि किसकी रचना है ये आपको बताना है। चिंतामणि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ला। तो चिंतामणि किसकी रचना है? सभी को पता हो गया चिंतामणि रचना। चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि, और बहुत ज्यादा आसान भी है, कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो चिंतामणि हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल। तो हमारे जो उपन्यास भूले बिसरे चित्र हैं इसके राइटर कौन है? सभी को पता हो गया राइटर। तो हमारे जो उपन्यास भूले बिसरे चित्र हैं इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी जो है वो हमारे उपन्यास भूले बिसरे चित्र के राइटर हैं, लेखक हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमारा 8 क्वेश्चन हो चुका है, और 8 में 8 अगर आपको समझ में आ गया है ना तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग यार इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, स्मार्ट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, निराला। तो भैया आकाशदीप की जो राइटर हैं वो कौन है? आकाशदीप के राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो हमारे हैं वो हमारे आकाशदीप के लेखक हैं। ठीक है, आकाशदीप जो हमारी रचना है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ओके, समझ में आया ना लाला? तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको टॉपर बनना है तो बनना है, ठीक है, मेहनत आपको करना है, हम कराएंगे, वो तो आप लोग देखते रहो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाने वाले हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम क्या है? कलम हमारे लिए अमृत है, अमृत से कम नहीं है। ठीक है, कलम से प्यार हो जाए तो बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो कलम जो है वो हमारा अमृत राय है, गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद्र, वैद्यनाथ मिश्र। जो हमारा कलम का सिपाही है उसके जो राइटर है अमृत राय जी है। कौन है? अमृत राय। ओके, 10 क्वेश्चन समझ में आ गया, 10 में 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया समझो। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, डोंट वरी। एक एक ऑब्जेक्टिव को समझना ध्यान से, क्योंकि कौन सा आ जाए वो मुझे नहीं पता, बट हाँ आएगा इसी में से, वो तो मुझे पता है। ओके, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है मेरे दोस्त? लहरों के राजहंस मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेमघन, रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश जी हैं लहरों के राजहंस के लेखक। ओके, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? इन चारों में से एक निबंध विधा पर है। अब ये समझना जो भी है वो निबंध विधा पर है। ठीक है, तो भाई भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? देखो ऑप्शंस आपके पास है, ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो है ठूठा आम। क्या है? ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय जी का निबंध है। अब ये अगर पूछा जाए ठूठा आम किस विधा की रचना है तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? तो वो बताना भाई निबंध विधा की रचना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, सब ने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फरीश्वरनाथ रेणु या अज्ञेयी। तो शेखर एक जीवनी के जो हमारे राइटर हैं, जो उपन्यास विधा पर है, बट उसके राइटर कौन है वो आपको बताना है। तो हमारे कौन है यहाँ? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के जो है वो अज्ञेयी जी है। कौन है? अज्ञेयी है इसके राइटर। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, वो HW में लाना। बहुत आसान, बहुत आसान। अगर आपने हिंदी को खोला भी होगा अच्छे से, थोड़ा सा पढ़ा भी होगा तो पता होगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। त्यागपत्र भैया, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो वो हमारा उपन्यास विधा की है। सोचना इतना नहीं है, उपन्यास विधा की रचना है, बस यही आप बता दो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 14 क्वेश्चन। 14 में 14 आपको समझ में आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए। देखो पढ़ा रहे हैं, आपके पास टाइम है, नोट करो, ना नोट बनाओ तो आप इसको 1 से 2 बार देख लो, याद हो जाएगा। आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, रफली आप रफ में गोद गाद के ऐसे बिना राइटिंग के आप रिवीजन कर सकते हो खुद से। ठीक है,
रफ भरो, जितनी रफ भरोगे उतना नंबर बनता जाएगा। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा, ऐसा नहीं कि रफ में गोदते चले जाओ, केवल लिख पढ़कर भरना है, ठीक है। तो ये किस विधा की रचना है? स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना? जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण, नाटक। किस विधा की रचना है स्मृति की रेखाएं? तो वो हमारे संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की है? संस्मरण विधा की है हमारी स्मृति की रेखाएं जो रचना है, ठीक है। स्मृति की रेखाएं जो हमारी रचना है वो हमारी संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन समझ में आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे आओ। देखो, गुनाहों के देवता किस विधा पे? बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपको करना है ये काम, क्योंकि समय आपके पास है, मेहनत आपको भी करना है। स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? फटाफट से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, सभी को पता होगा भाई। कहानी है कि कौन सा है, हम सब पर सही लगा देते हैं। अब जो सही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। बहुत आसान है भाई। स्मृति की गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स भर दो, जो सही होगा उसको हम सही कर देंगे, जो गलत होगा उसको गलत कर देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स भरो, ठीक है। ये HW है, ये आप लोग कहीं से भी हमें बताओ। बुक आपके पास है ही, अब बुक नहीं है तो गूगल तो है ही, ठीक है। इतने इंटेलिजेंट हो। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, मैला आंचल। मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के जो हमारे रचनाकार हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं वो मैला आंचल के हमारे रचनाकार हैं, ठीक है। तो मैला आंचल के जो हमारे लेखक हैं या रचनाकार हैं या कुछ भी कहो भैया, वो है रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, इसमें पूछ रहा है निम्न में से रीति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखो, रीति काल में एक बात याद रखना, जहां भी श्रृंगार आए, देखो श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है श्रृंगार करना, ठीक है। वो चीज होता है हमारा रीति काल, ठीक है। उसमें रीति काल होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर इस तरह का कहीं भी ऑप्शन आए तो वो समझना 98% सही है। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, बट हाँ 98% बिल्कुल सही होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आए उसको फटाक से लगाओ, सही है। क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता होती है रीति काल में। तो वी नो डेट ये ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला। और वैसे भी इस टाइप के ऑप्शंस आपके सही ही होते हैं। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखे हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस बनाने में मेहनत लगता है, और फिर तो यार सही होगा ना, जिसमें मेहनत लगता है वो ज्यादा अच्छा होता है। देखो, अब ये हमारा हो गया 18 क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के हमारे रचयिता कौन है? ललित ललाम, तो ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन है पद्माकर जी हैं, मतीराम, भूषण बिहारी। ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 19 नंबर क्वेश्चन। देखो, एक एक क्वेश्चन को समझना है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। ललित ललाम के हैं हमारे मतीराम जी। कौन है? मतीराम जी हैं ललित ललाम के रचयिता। आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद ही कर लेना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो भाई बाद में याद करेंगे, बाद वाला काम नहीं अच्छा होता दोस्त। आज ही याद करो, तुरंत याद करो। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको ट्राई करो यार, याद करो, ठीक है। थोड़ा टाइम भी दे देता हूं, आप ट्राई कर लो। इस जैसे मैं बताऊं केशव दास की रचना है, अब आप गेस कर लो कि कौन सी है। अब मैं तो बताऊंगा सही ऑप्शन, आपने गेस कर लिया तो देखो सही बताते हो या गलत बताते हो, खुद से भी चेक कर सकते हो। रामचंद्र का भक्तिमाल या हमारा सुदामा चलती है प्रेम वाटिका। अब आपने गेस कर लिया, अब हम सही ऑप्शन बताते हैं। इसका जो है हमारी केशव दास जी की रचना जो है वो रामचंद्र का है। कौन सी है? रामचंद्र का, ठीक है। तो अब आप लोग देखो सही बताए या गलत गेस किए, ये आप लोग चेक कर लो, ठीक है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? 21 नंबर ऑब्जेक्टिव। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं बिहारी, जगनीक, नरोत्तम दास या फिर भूषण। तो भाई छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वो हमारे कौन है? वो हमारे हैं भूषण जी। कौन है? भूषण जी हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार। तो हमारे 21 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि निम्न में से रीति काल के 2 कवि हैं। मैंने एक बात अभी जस्ट एक ऑब्जेक्टिव में बताया था यहां, ठीक है, कि ये एक ट्रिक था कि भाई इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो लगभग सही होते हैं, और मैंने हर एक ऑब्जेक्टिव में लगभग सही ही पाया है, ठीक है। जैसे यहां आपकी पद्माकर भी है, बिहारी भी है, रीति काल के कवि दोनों हैं। अब दोनों का मतलब इस टाइप के ऑप्शन लगभग सही होते हैं। हाँ, मैं 90-80% कहूंगा, हो सकता है कि भाई कहीं 2% गलत हो जाए, तो वो मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कहूंगा, बट हाँ सही होते हैं, ठीक है। तो विकल्प का और खा राइट है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी
पद्माकर है, बिहारी है, भूषण है, मतीराम है। तो गंगा लहरी के जो रचनाकार हैं वो हमारे कौन है? वो है पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर हैं गंगा लहरी के रचनाकार। गंगा लहरी जो है उसके रचनाकार कौन है? पद्माकर जी हैं। ठीक है, पद्माकर जी। तो ये हमारा हो गया 23 ऑब्जेक्टिव, और 23 में 23 आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, 24 नंबर ऑब्जेक्टिव, बिहारी किस युग के कवि हैं? भैया यहां एक ऑप्शन आया था कि रीतिकाल के 2 कवि, तो इसमें मैंने आपको पद्माकर भी बताया था, बिहारी भी बताया था। अब माइंड होगा आपके, तो ये क्वेश्चन याद करने के बाद ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई बिहारी किस युग के हैं? आधुनिक काल के हैं या भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल? तो सभी को पता है, ये सब हटाओ और रीति काल के कवि हैं, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है रीति काल के 2 प्रमुख कवि, तो पद्माकर है, बिहारी है। तो बिहारी किस युग के कवि हैं? वो हमारे रीति काल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्न में से प्रयोगवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, प्रयोगवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टि और काखा दोनों, नारी के प्रति दृष्टिकोण। तो 25 ऑब्जेक्टिव है, तो ये मैंने बताया था इस टाइप के ऑप्शन सही होते हैं। भाई अब मैंने ऐसे पाया ही है बुक में जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है इस टाइप के ऑप्शन, ऐसे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन वैसे भी तैयार हो गए दोस्त। ठीक है, अब हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा चेंज करके दे दे, तो ये ध्यान रखना। बट अगर 2 आएगा तो भाई 2 के लिए हमें 2 OMR शीट में ऐसे तो करना नहीं होगा। ठीक है, 2 गोला तो करेंगे नहीं, मतलब OMR शीट में मैं कहने का मतलब है 2 गोला तो करेंगे नहीं, तो ऐसा ऑप्शन उसे देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो उसी को आप काला कर देना, अगर 2 पूछे तो 2 के लिए ऐसा ऑप्शन देना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, साकेत महाकाव्य की रचना है मैथिली, साकेत महाकाव्य किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त जी की या जयशंकर प्रसाद, हरिओं या नागार्जुन? तो साकेत महाकाव्य जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की हमारी साकेत महाकाव्य रचना है। ठीक है, तो 26 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया है। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग आते हैं। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ रहा है कुमकुम, कुमकुम किस विधा की रचना है? भैया कुमकुम नाम सुन के फ्लावर मत समझना, काफी हार्ड है। देखो कुमकुम जो है वो आंसू है, नाटक है, कविता संग्रह, निबंध है। तो भैया जैसे इनका नाम हार्ड है, थोड़ा सा कुमकुम अजीब है, वैसे इनका निबंध कविता संग्रह है, थोड़ा सा नाम भी अजीब है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट, कुमकुम जो है वो कविता संग्रह है, एक कविता संग्रह है। ठीक है, 28 नंबर ऑब्जेक्टिव है, आधुनिक काल की समयावधि है। आधुनिक काल की समयावधि कब से कब तक है? 1850 से 1900 तक, 1819 से 1920 तक, 1900 से 1920 तक, या 1843 से वर्तमान तक। तो जो हमारा आधुनिक काल है यानी कि मॉडर्न युग, मॉडर्न युग का मतलब है जो इस टाइम चल रहा है। ठीक है, आधुनिक काल, मॉडर्न युग, तो 1843 से अब तक काफी लंबा सफर इनका रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था? 28 नंबर ऑब्जेक्टिव। 29 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। देखो, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हिरानंद, वत्स्यन, मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी? तो भैया जो आंगन के पार द्वार है उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? वो हमारे हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यन, अज्ञेयी। ठीक है, नाम हार्ड है, काम अच्छा है। ठीक है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यन, अज्ञेयी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक हमारा कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो तीसरा सप्तक जो हमारा है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? बस ठीक है। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव, महादेवी वर्मा कवित्री है। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? प्रगतवादी युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवादी युग? देखो, महादेवी वर्मा को छायावाद युग का प्रवर्तक नहीं माना जाता, मतलब छायावाद युग की है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी को प्रवर्तक माना जाता है। मुझे वही याद था। ठीक है, छोटा सा। तो छायावाद युग की हमारी है महादेवी वर्मा जी, बस ये याद रखना, ज्यादा बकवास मत करो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको याद करो। टाइम कम है, जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा है, जितना रट लोगे उतना अच्छा है। समझ, हिंदी कोई समझने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ नहीं है ये, कोई इंग्लिश नहीं है। ठीक है, अगला, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब इन चारों में बताना है महादेवी वर्मा की जी की रचना नहीं है। निहार, संधि गीत, युगांत या दीपशिखा? तो महादेवी वर्मा की इन चारों में से कौन सी रचना नहीं है? नहीं बताना है, जो नहीं है वो बताना है। तो वो युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब आप लोग छोटा सा काम करो, अगर महादेवी वर्मा की नहीं है तो किसकी है वो तो कमेंट कर दो। ठीक है, किसकी रचना है वो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, क्योंकि हम लोगों ने 32 ऑब्जेक्टिव देख लिया, 33 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। देखो, यहां पूछ रहा है
कि नाना नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा कौन मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कोहू कोहू बहु पाऊं। उपयुक्त में कौन सा रस है, कौन सा हमारा रस है? करुण रस है, भीतार्थ रस है, हास्य रस है, वीर रस है। इसमें हमारा कौन सा रस है वो बताना है। देखो ये जो है भाई, इसमें जब आप उनके वेशभूषा को देखोगे, नाना वाहन नाना वेशा, इसका अर्थ निकालोगे तो आपको हंसी आएगा। तो हंसी का मतलब हास्य रस है, ठीक है, हास्य रस। भाई दोनों में हास्य रस है क्या? दोनों रस हास्य रस ले लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, हास्य रस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करुण रस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन हास्य रस ज्यादा है। यहां भी हंसी 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 बहा जाए देखी दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जाम हिमाचल के उछाल में निम्न में रस है। ये तो भैया स्पष्ट है कौन सा रस है, क्योंकि हंसी हंसी शब्द आ गया है तो हंसी हंसी का मतलब होता है हंसना, और हंसने का मतलब होता है दोस्त, वो हमारा होता है क्या? हास्य रस। क्या होता है? हास्य रस, ठीक है। तो वो हास्य ही रस है जो हमारा हंसना शब्द आया है, इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर ऑब्जेक्टिव। इसमें पूछा पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इसके आगे मुझे नहीं पता है मौला, ठीक है। तो ये हमारा इसमें बताना अलंकार कौन सा है यार? पीतर पात सरिस मन डोला, इसमें आपको बताना अलंकार कौन सा है। बस एक लाइन, दो लाइन का है, एक लाइन का। इसमें रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा अनुप्रास, तो उपमा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा होता तो यार मन मानो जन जानो लगा होता, ठीक है, और रूपक होता तो ज्यादा कंपेयर किया जाता है। इसमें डायरेक्टली बता दिया गया है, इसलिए उपमा अलंकार है दोस्त, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 35 ऑब्जेक्टिव, और 35 में 35 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 35 में 35, 36 ऑब्जेक्टिव देखो, ये तो बहुत आसान है। इसमें मनो शब्द आ गया, मनु मानो जनु जानो, ये सब शब्द आ जाए तो वो समझ लो उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, और वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसमें लिखा गया, देखो, कह रहा सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात और मनो नीले मणि शैल पर आपति उपयोग प्रभात है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, ठीक है। लिखा नहीं है लेकिन लिखने से क्या है बताना तो आपको ही पड़ेगा, लिखा हो या ना लिखा हो, तो अलंकार बताना है। इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा यमक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें मनो शब्द आ गया, मनु मानो जन जानो, ये सब शब्द आ जाए तो ये समझ जाना कि ये हमारा क्या है? उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। क्या है? ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। 36 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, 37 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा है सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट विषय करुणा एन चिताई जान की लखन तान तन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा छंद है। चौपाई है, रोला है, सोठा है, दोहा। देखो भाई, देखो ध्यान से, दोहा को हटा दो, ठीक है, चौपाई को भी हटा दो, रोला और सोठा ही आपके सब्जेक्ट में है और वही हमें जानना है, ठीक है, बाहर का नहीं जानना है। तो रोला और सोठा में जो हमारा ये है वो है सोठा। रोला भी हटा दो, सबको हटाओ, जो सही है उसको ले जाओ, तो ये हमारा है सोठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक पुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जला। तो ये आपको बताना है दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं हैं। ये जल होगा शायद, जला अगर कर दोगे तो 1 से 2 मात्रा हो जाएंगी, तो हमें चेक करना पड़ेगा, वरना हो जाएगा भैया आप कंफ्यूज में, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि मुझे ये चेक करना जरूरी है। कौन सा है? सुनत सुमंगल बैन पर, हाँ जल 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 ही है, केवल जल है, ठीक है, जला नहीं। ये 2 ऐसे डंडी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बता दूं कि ये पहले और कौन से दूसरे और चौथे चरण में पूछ रहा है। तो चौथा गिने या दूसरा गिने? हम लोग गिनते हैं आज चौथा, क्योंकि हम लोगों ने दूसरा बहुत बार गिना रखा है। तो यहाँ 1 मात्रा 2 मात्रा, 1 ही मात्रा और 1 ही मात्रा रहेगा शायद, 1 ही मात्रा या 1 1 1 1। चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा 2 मात्राएं हो जाएंगी, क्योंकि 1 ही मात्रा है शायद, ठीक है। तो ये हमारा 13 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है, 13 मात्रा। ओके, समझ में आया? बस ये ध्यान रखो कि 13 मात्राएं होंगी, बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। इसमें हमारा कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या कोई वाक्य नहीं। तो इसमें भैया वो साइकिल उठाए और बाजार चल दिए एंजॉय करने, तो भैया क्या है? संयुक्त है, 2 चीज मिल गई, ठीक है, संयुक्त है। और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान तेरा भला करे। अरे हमारी इच्छा है भगवान तेरा भला करे, तो ये कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है?
आज्ञा तो दे नहीं रहे हो, भगवान तेरे नौकर थोड़ी है, ठीक है। इच्छा, हमारी इच्छा है कि भगवान तेरा भला करे, करेंगे सही है, नहीं करेंगे और सही है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा इच्छावाचक शब्द है। बस 40 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। 41 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है बीमारी के कारण, ठीक है। तो यहां आपको बताना है इसमें हमारा कौन सा वाच्य है। यहां डायरेक्टली भाववाच्य है, ठीक है। कृतवाच्य कर्मवाच्य नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ये हमारा भाववाच्य है, ठीक है। बस 42 नंबर ऑब्जेक्टिव, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द, अनु उपसर्ग को आगे अनु लगाना है और सही उपसर्ग बनाना है। अनु का अनुभाव हो जाएगा, अनुचित, अनाचार, अनुचित, तो भैया अनुभाव हो जाएगा। भैया अनुचित भी हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, बट अनुभाव आप सही कर लो, इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है। अनु कर लो, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन से रखना पड़ेगा। दो ऑप्शन रखोगे भटक जाओगे, ठीक है। कभी करो, एक ही करो। देखो सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, सहकर्मी, सुमति, असुविधा, कुसंगति। तो सह उपसर्ग लगाकर आपका आगे सह किसमें लगा हुआ है, सहकर्मी में, ठीक है। सहकर्मी सही है। तो अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर, त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में हमारा द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय या भूपरीय समास। त्रिवेणी में हमारा द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास, देखो द्वंद्व या द्विगु में से कोई होगा तो हमारा यही सही है। देखो जब ऐसे ऐसे डैश लगा हो तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। त्रिवेणी है, ये हमारा द्विगु समास है। राम डैश रहीम में समास विग्रह, देखो ऐसा आ जाए तो ये डैश हटाकर और लगा देना, तो राम और रहीम हो जाएगा, ठीक है। राम और रहीम, ठीक है। तो 45 ऑब्जेक्टिव हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। अब आपसे कोई भी पूछे आप फटाफट से बताओगे, ठीक है। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव, देखो तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा। जो हमारा तालाब है, तालाब का तत्सम शब्द क्या होगा। तालाब समुद्र होगा, झील होगा, तड़ाग होगा, महासागर होगा। तो तालाब का जो होगा वो हमारा तड़ाग होगा। क्या होगा, तड़ाग, ठीक है। तालाब शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो तड़ाग होगा। नेह, नेह का तद्भव, नेह तद्भव है, इसका तत्सम रूप होगा। तो नेह का नवीन हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, नक्षत्र। तो नेह का हमारा स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेह का हमारा स्नेह हो जाएगा। स्नेह मतलब प्यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतदल, उत्पल, वरीज किसके पर्यायवाची हैं। जो हमारा सतदल है, उत्पल है, वरीज है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं। कपड़ा, कमल, गुलाब, सूरजमुखी। सतदल, सतदल से हमें एक नाम याद आया, उसका नाम है दल। दल का मतलब कमल, शायद कमल ही सही है। सतदल जो है, उत्पल और वरीज, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कमल के पर्यायवाची हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द, बादल, पीलांग, सस्य, तरित, चपला, अम्बुद, प्रयोद, वृष्टि, बौछार। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अम्बुद और प्रयोद होगा। क्या होगा, अम्बुद और प्रयोद। नेक्स्ट 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, कि तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो इसका हमारा तासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तासु, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो मैंने आपको 50 एमसीक्यू, 50 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको समझा दिया, और 50 में से आपके 20 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे। मतलब 20 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव आपको तैयार ही करना पड़ेगा भैया। बोर्ड एग्जाम में आप जब तक दिखाओगे नहीं अपने आप को तब तक पाओगे नहीं। तो नंबर लाने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा और ये सारी चीजें तैयार करना पड़ेगा। और आप लोग करो क्या भाई, देखो सबसे पहले आप लोग अगर हर एक सब्जेक्ट, मतलब ऑल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, 2 मिनट ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 मिनट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। अभी देखना आपको ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं, 10 बहुत कम समय है। तो अब आप लोगों के लिए 2-2 घंटे की वीडियो आने वाली है, यानी कि इसे कहते हैं एक क्लास में सब कुछ खत्म, ठीक है, सब कुछ खत्म। और एक ही क्लास में हर एक वो टॉपिक्स खत्म हो जाएगा जो आपको हार्ड लगता है और चाहे आसान लगता हो, ठीक है। वो सीरीज आने वाली है, वो हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, आर्ट हो, हर एक का, ठीक है। आर्ट का भी आएगा। तो आप लोग करो क्या कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है,
वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जब ज्यादा लाइक करोगे तो मैं आप लोगों के लिए ज्यादा क्लास लाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वीडियो देख रहे हो वहां आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकें बस, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही बड़ी बड़ी क्लास आने वाली है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।